अतिथि। जमनापुर नाम का एक गांव था जिसमें परमेश नाम का अहंकारी व्यक्ति अपनी पत्नी प्रतिभा और एक छोटी बेटी मोहिनी के साथ रहता था। परमेश का नाम सुनने में जितना अच्छा था उतना ही वो कठोर और निर्दय दिल का व्यक्ति था, क्योंकि उसे किसी भी अतिथि का अपने घर आना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो अपने घर में सिर्फ अपने परिवार के साथ रहता था। परमेश के पड़ोस में ही मुखिया जी का घर था, जिनके यहाँ गांव के कई व्यक्ति आया करते थे, जिन्हें देखकर परमेश मुखिया जी से कहता है, मुखिया जी, क्या आप गांव की सुनवाई की बैठक अपने घर से कहीं दूर नहीं बैठा सकते हो? क्योंकि मुझे मेरे घर के आसपास शोर शराबा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये मेरा घर है और यहाँ पर सिर्फ मेरा अधिकार है। चाहे मेरे घर कोई भी अतिथि आए या फिर गांव का कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या लेकर आए, मत भूलो मैं इस गांव का मुखिया हूँ और मुझे अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी होती है। गांव के सभी व्यक्तियों को तो पता है कि मुझे अतिथियों के आने से कितनी नफरत है और यही व्यवहार के कारण मुझे किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं, क्योंकि उनकी पंचायत सुनने में ही आधे से ज्यादा वक्त निकल जाता है। परमेश का स्वभाव शुरू से ही ऐसा होने के कारण गांव का कोई भी व्यक्ति उससे बात तक नहीं करता था और ना ही उसके घर जाया करता था। एक दिन गांव के चौपाल पर बहुत ज्यादा भीड़ लगी थी, जिसे देखने प्रतिभा वहां पहुंची। चौपाल पर मुखिया जी गांव वालों से कुछ जरूरी बात बताते हुए कहते हैं, हमारे गांव में मुख्य अतिथि आ रहे हैं, जिनका सत्कार करने के लिए हमारे मन में जितनी भी श्रद्धा होगी हम उनका उतना सत्कार करेंगे, क्योंकि बरसों बाद हमारे गांव में ऐसे अतिथि आ रहे हैं जिनका आशीर्वाद ही नहीं बल्कि उनका आना भी हमारे गांव के लिए शुभ है, क्योंकि वो अतिथि और कोई नहीं बल्कि हमारे विक्रम महाराज और उनके 400 संत हमारे गांव में अतिथि के रूप में आ रहे हैं। उनका स्वागत करने के लिए कौन कौन तैयार है? मुखिया जी, 400 संत में से एक संत को मैं मुख्य अतिथि के रूप में अपने घर आमंत्रित करना चाहती हूँ। अगर आपकी अनुमति हो तो एक संत जी का मैं भी सत्कार करना चाहती हूँ। पहले तुम अपने पति की अनुमति तो लो, उसके बाद संत जी को भोजन के लिए आमंत्रित करना, क्योंकि अगर तुम्हारे पति ने मना किया तो हम उनकी ये बेइज्जती सहन नहीं कर पाएंगे। बरसों बाद हमारे गांव में मुख्य अतिथि खुशहाली लेकर आ रहे हैं। मुझे अपने पति से इजाजत लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं जो कुछ कर रही हूँ पूरे स्नेह और श्रद्धा के साथ कर रही हूँ, और क्या पता संत जी के आने से मेरी हर समस्या दूर हो जाए, क्योंकि अतिथियों का आना घर में शुभ होता है। पहले तुम अपने पति से बात करो, उसके बाद ही हम अतिथि को तुम्हारे घर आने की अनुमति देंगे। अभी तुम्हारे पास एक दिन का समय है और अब जाओ यहाँ से, हमें अतिथि के सत्कार में बहुत से काम करने हैं। मुखिया जी की बात सुनकर प्रतिभा का मन अंदर से ललचा रहा था, लेकिन वो क्या करती। परमेश को किसी भी अतिथि का घर आना जो पसंद नहीं था, फिर भी वो अपने दिल को कठोर करके एक बार परमेश से डरते हुए कहती है, सुनिए, कल हमारे गांव में मुख्य अतिथि आ रहे हैं। उनका सत्कार करने के लिए गांव के सभी लोग धूमधाम से तैयारियां कर रहे हैं। क्यों ना हम भी उनमें से एक संत जी को हमारे यहाँ खाने पर बुला ले। वैसे भी बहुत साल हो गए हैं हमारे घर की दहलीज पर कोई भी अतिथि नहीं आए, यहाँ तक कि मेरे रिश्तेदार और ना ही आपके आए। और क्या पता संत जी के आने से हमारे घर की सारी परेशानी दूर हो जाए। ये सब बेवजह की बातें हैं। अतिथियों के आने से कुछ नहीं होता, बल्कि और समय बर्बाद हो जाता है, क्योंकि उनकी खातिरदारी और उनका सत्कार करने में ही आम व्यक्ति परेशान हो जाता है। दोबारा बोलने से पहले एक बार जरूर सोचना कि अतिथियों के आने से हमारा नुकसान ही होगा और कुछ नहीं। पिताजी, माँ बिल्कुल सही कह रही है। मेरी सारी सहेलियों के घर पर हर दिन कोई न कोई अतिथि जरूर आते हैं, जो उन्हें बहुत सारा प्यार और उपहार भी देते हैं। और मैंने अपनी सहेलियों से सुना है कि किसी भी अतिथि के घर आने से सारे दुख तकलीफ दूर हो जाते हैं। प्रतिभा और मोहिनी के इतना कहने पर भी
परमेश अतिथि को आने के लिए इनकार कर देता है। इसके बाद प्रतिभा गुस्से से घर छोड़कर एक साधारण सी कुटिया में रहने लगती है, जिसमें उसके माता पिता उसकी जरूरत का सारा सामान लाकर उसे देते हैं। और दूसरे ही दिन मुख्य अतिथि संत भी गांव में आ जाते हैं, जिन्हें देखकर मुखिया जी उनका सत्कार करते हुए उनसे कहते हैं, महाराज जी, हम बड़े भाग्यशाली हैं जो आप हमारे गांव में अतिथि बनकर आए और हमारे मान सम्मान समारोह में शामिल हुए। आपका आशीर्वाद पाकर हम बड़े खुश हुए। अब हमारे गांव में खुशहाली ही खुशहाली आएगी, क्योंकि आप जैसे इतने महान अतिथि जो हमारे गांव में आए हैं। महाराज और उनके संतों के आने से गांव का हर एक व्यक्ति उनका सत्कार करता है और उनका आशीर्वाद प्राप्त करता है। वहीं दूसरी ओर प्रतिभा संत को भोजन खिलाने के लिए अपनी जी जान लगाकर स्वादिष्ट भोजन तैयार करती है, जिसके बाद वो एक संत को अपने घर आमंत्रित करती है। संत को भोजन करवाने के बाद प्रतिभा उन्हें अपने घर की सारी स्थिति बताती है, जिसे सुनकर संत उससे कहते हैं, बेटी, तुम्हें इस मुश्किल को स्वयं ही हल करना होगा और तुम्हारे पति को ये एहसास दिलवाना होगा कि किसी भी अतिथि का घर में आना शुभ होता है। उनके आने से घर में सुख शांति और खुशहाली आती है, जिससे हमारा तनाव कठिनाइयां समाप्त होती हैं और यही सब विशेषताएं होती हैं एक अतिथि के घर में आने की। संत जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये मेरी समस्या है, तो इसे हल भी मैं ही अपने तरीके से करूंगी। आपका बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे सही समय पर सही सलाह देकर मेरा हौसला बढ़ाया। बेटी, मैंने तो तुम्हें सही रास्ता दिखाया। हमारे महाराज जी कहते हैं, अगर आपके घर में कोई भी अतिथि आते हैं तो उनका दिल से सत्कार करना चाहिए, भले ही वो गरीब हो या अमीर, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अतिथियों का मान सम्मान और उनकी विशेषताओं को हमेशा समझने का प्रयास करना चाहिए। जैसे कोई अतिथि तुमसे मदद की दरखास्त, सहारा या फिर अपना सुख दुख दर्द तुम्हारे साथ में बांटने आते हैं। संत की इतनी बात सुनकर प्रतिभा में हौसला आ गया, जिसके बाद वो कुछ सोच ही रही थी कि तभी उसे अपनी बेटी मोहिनी का जन्मदिन याद आता है, जो कि 2 दिन बाद ही आने वाला था, जिसकी वो तैयारी करना शुरू भी कर देती है। प्रतिभा परमेश का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित करने के लिए समय से पहले कुछ खास अतिथियों को आमंत्रित करती है और वक्त के साथ अतिथियों का आना भी शुरू हो जाता है, जिन्हें देखकर मोहिनी बहुत प्रसन्न होती है और प्रतिभा से कहती है, माँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अपने घर पहली बार इतने सारे अतिथि जो आए हैं। अब मैं अपनी सारी सहेलियों को भी बुलाऊंगी और उनके साथ मैं खूब खेलूंगी। लेकिन पिताजी की कमी बहुत महसूस हो रही है। आखिर उन्हें कब समझ आएगा कि अतिथियों के आने से मन को कितना सुकून मिलता है। मोहिनी, बेटा, वो दिन भी ज्यादा दूर नहीं जिस दिन तुम्हारे पिताजी स्वयं अपनी मर्जी से अतिथियों को बुलाएंगे और उनके आने की अहमियत को समझेंगे। आपने बिल्कुल सही कहा माँ। अब हम दोबारा उस घर में नहीं जाएंगे। वहाँ मेरा दम घुटता है। मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि संत जी के हमारे घर आने से हमारी परेशानियां दूर हो गई हैं। वहीं दूसरी ओर परमेश अपनी बेटी से मिलने के लिए बहुत बेताब था। प्रतिभा के घर अधिक अतिथि देखकर वो गुस्सा करने लगता है, लेकिन वो अपने आप पर काबू पाकर हिम्मत करके मोहिनी से मिलने उसके घर जा ही रहा था कि तभी उसे रास्ते में मुखिया मिल जाते हैं, जो उससे कहते हैं, मुझे पता है तुम बहुत जिद्दी इंसान हो और तुम्हें अपनी पत्नी के घर इतने सारे अतिथियों को देखकर गुस्सा भी आ रहा होगा, क्योंकि तुम्हें वरदान जो मिला है सबसे नफरत करने का। तुमसे अच्छी तो तुम्हारी पत्नी है, जिसने इतनी श्रद्धा और स्नेह से संत जी को मुख्य अतिथि के रूप में अपने घर पेट भर के भोजन खिलाया, जिसका परिणाम तुम स्वयं अपनी आंखों से देख रहे हो।
मुखिया जी, ये हमारा आपस का मामला है। बेहतर यही होगा कि आप इसमें दखल अंदाजी ना करें और मेरी पत्नी वही करेगी जो उसे सही लगेगा। मुझे उससे कोई एतराज नहीं है। अगर तुम्हें अपनी पत्नी की इतनी ही चिंता होती तो तुम उसका हर वक्त साथ देते। तुम्हें क्या पता अतिथियों के आने से घर में और पूरे जीवन में क्या क्या बदलाव होते हैं। ये सब तो तुम्हें अतिथियों का दिल से सत्कार करने के बाद ही पता चलेगा ना। मैं भी कहां ऐसे इंसान को समझा रहा हूं जिसकी नजर में अतिथियों की कोई अहमियत नहीं है। मुखिया से बात करके परमेश मोहिनी से मिलने जाता है कि तभी वहां जाकर वो हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके सामने अतिथि के रूप में उसके बचपन के दोस्त और कुछ खास रिश्तेदार आए हुए थे। उन्हें देखकर परमेश बहुत ज्यादा भावुक हो गया, जैसे कि मानो बरसों साल के बाद उसकी खुशी उसके चेहरे से झलक रही हो, जिसके चलते परमेश का दोस्त प्रतिभा के सामने उससे कहता है, परमेश, तू तो अभी तक वैसा का वैसा ही है। तुझमें बचपन से लेकर अभी तक कोई बदलाव नहीं आया। अब तो सुधर जा। तुझे पता है मेरे घर पर हमेशा कोई ना कोई अतिथि आता ही रहता है, लेकिन मेरे माँ और पिताजी सच्चे दिल से उनका स्वागत करते हैं। तुम सबको हो क्या गया है? जब देखो तब यही बातें करते रहते हो। इतने साल बाद मिले हैं, कुछ और बात करते हैं। मुझे इन सब बातों से नफरत होने लगी है। इसीलिए बेहतर यही होगा कि इस बात को यही खत्म किया जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। इन सब रिश्तेदारों की तरह आप भी मेरे घर एक अतिथि के तौर पर आए हो, ना कि एक पिता बनकर। जो पिता अपनी बेटी की खुशी के लिए अतिथियों को अपने घर आने तक नहीं देता, वो पिता अपनी बेटी को क्या ही खुशी देगा, जिसे खुद नहीं पता कि अतिथियों के आने से जीवन में क्या क्या बदलाव हो सकते हैं। प्रतिभा की बात परमेश ध्यान से सुन रहा था, जिसे देखकर प्रतिभा बहुत प्रसन्न हुई, क्योंकि वो तो यही चाहती थी कि परमेश अपना फैसला बदलकर हर एक अतिथि को अपने घर आने की इजाजत दे और उनका सत्कार बहुत ही अच्छे से करे। कुछ देर बीत जाने के बाद प्रतिभा परमेश को ताना मारते हुए कहती है, सुनिए, बहुत वक्त हो गया है। अब आप आपके घर चले जाइए, क्योंकि हमारे घर और भी अतिथि आने वाले हैं, जिनका सत्कार मुझे अकेले ही करना है। आपको तो कोई भी अतिथि का आना पसंद नहीं है, लेकिन मुझे अपनी बेटी की खुशी में शामिल तो होना ही होगा। प्रतिभा, बंद कर दो ये सब और अभी चलो घर। मोहिनी का जन्मदिन हम दोनों साथ मिलकर मनाएंगे। क्यों बेवजह का दिखावा कर रही हो अतिथियों को बुलाकर? सब लोग न जाने हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे, और इतने व्यक्तियों को देखकर मेरा तो दम ही घुट रहा है। अब ये उम्मीद छोड़ दीजिए कि मैं वापस घर आऊंगी। मैंने अकेले जैसे तैसे गुजारा कर लिया, लेकिन मैं अपनी बेटी की आजादी को और बंद कमरे में कैद नहीं करूंगी। वैसे सभी व्यक्तियों ने कहा कि आप नहीं सुधरेंगे। सबकी बातों को नजरअंदाज करके मैंने अपनी तरफ से फिर से कोशिश की ताकि आप में कुछ बदलाव आए। प्रतिभा की ऐसी बात सुनने के बाद परमेश जब अपने घर के अंदर जाता है तो उसे बहुत अकेलापन और खालीपन महसूस होता है। तभी वो सामने देखता है कि प्रतिभा अतिथियों का कितने अच्छे से स्वागत कर रही है और उनकी हर जरूरत का ध्यान रख रही है, और मोहिनी भी बहुत खुश है। अतिथियों के साथ ये सब परमेश दूर से देखकर अफसोस करते हुए खुद से कहता है, जब से प्रतिभा और मोहिनी गई है तब से मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है। लेकिन मैं ये अकेलापन और बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि मैं सिर्फ कुछ देर के लिए उन अतिथियों के साथ क्या रहा, मेरा अकेलापन और सारी परेशानियां दूर हो गई। इतने सालों से मैं अकेला रहा, लेकिन इससे पहले कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ जितना कि आज हो रहा है। प्रतिभा सही कह रही थी। वक्त के साथ परमेश को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो प्रतिभा, मोहिनी और अतिथियों को वापस अपने घर आने के लिए आमंत्रित करने का सोचता है, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि अतिथियों का आना कितना शुभ और खुशियां लाता है। यही सोचकर परमेश अब अपनी गलती सुधारना चाहता था। इसीलिए वो प्रतिभा, मुखिया और भी व्यक्तियों के सामने शर्मिंदा होते हुए कहता है,
प्रतिभा, मुखिया जी और यहाँ मौजूद मुख्य अतिथि और गांव के सभी व्यक्ति, आप सबकी कही गई सारी बातों की अहमियत मुझे अब समझ में आ रही है कि अतिथियों के आने से कितनी खुशी मिलती है और उनका आदर सम्मान करने से मन को कितनी शांति प्राप्त होती है। आखिरकार भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली और आपको समझ में आ गया कि अतिथियों का आना कितना शुभ होता है और उनके आने से हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं और हम अपने दुख को भुलाकर उनके साथ प्रसन्न होते हैं। प्रतिभा, तुम्हारी तपस्या खत्म हो गई क्योंकि तुम्हारी इस कोशिश से हम सबको एक हौसला मिला और तुमने सबको गलत साबित करके अपने पति में वक्त के साथ इतना बदलाव लाया कि वो खुद अपनी गलती का अफसोस करते हुए तुम्हारे पास आया। परमेश, हम सभी ने तुम्हें माफ कर दिया। सभी व्यक्तियों के माफ करने के बाद परमेश प्रसन्न होकर गांव के अनेक व्यक्तियों को अपने घर मुख्य अतिथियों के रूप में आमंत्रित करता है और उनका खुशी से सत्कार करके उनके साथ मोहिनी का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाता है, जिसके चलते एक अहंकारी और कठोर दिल के परमेश ने अतिथियों की अहमियत को समझा और उन्हें पूरे दिल से आदर सम्मान दिया। कहानी से सीख। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि अतिथि का स्वागत करना और उनके साथ समय बिताना हमेशा ही खुशियों का वरदान होता है, चाहे वो गरीब हो या धनवान। जैसे परमेश ने अतिथियों की अहमियत को पहचाना और वक्त के रहते ही अपनी गलती को सुधारा और अतिथियों को सच्चे दिल से अपने घर आमंत्रित किया।